हम एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के सीरीज में बात करेंगे बायोडायवर्सिटी की। बेसिकली बायोडायवर्सिटी क्या होता है, क्या उसके फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि किस जगह की बायोडायवर्सिटी कैसी है, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सारी चीजें शॉर्ट में और धीरे धीरे करके हम पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम ये जान लें कि हमारे अर्थ पे या वर्ल्ड में कितनी सारी बायोडायवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं IUCN 2004 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में जो बायोडायवर्सिटी की स्पीसीज है वो 1.5 मिलियन से भी ज्यादा है, 1.5 मिलियन से ज्यादा। सेकेंडली जब हम बात करेंगे कि बहुत ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहाँ पे पाई जाती है, क्योंकि जब हम पूरा देखते हैं इक्वेटर से लेके पोल वर्ड्स जाते हैं तो बायोडायवर्सिटी की जो इवननेस है वो सभी जगह सेम नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि 5 बायोडायवर्सिटी इंडिया में है तो 5 ही चाइना में होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अलग अलग ट्रॉपिकल लेवल पे अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग तरह की बायोडायवर्सिटीज पाई जाती है। तो जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है बायोडायवर्सिटी का वो है ट्रॉपिक्स में, यानी ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी वेरिएशन देखा जाता है। फिर हम यहाँ पे देखें कि जो बायोडायवर्सिटी है उसका जब हम डिवीजन करते हैं तो वो 2 बेसिक पार्ट्स में डिवाइड होगा, फ्लोरा एंड फौना, फौना एंड फ्लोरा। अब यहाँ पे हम जब फौना की बात करते हैं, फौना यानी कि एनिमल्स, तो 70% जो बायोडायवर्सिटी का पार्ट है वो फौना से बना हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो प्लांट की स्पीसीज हैं वो कम है एज कंपेयर टू एनिमल्स या फौना। यहाँ पे हम देखेंगे फौना में भी जो सबसे ज्यादा जिनकी स्पीसीज पाई जाती है वो है इंसेक्ट। मोस्ट स्पीसीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप इज इंसेक्ट्स। फिर हम देखते हैं कि जो फंगई की स्पीसीज है, मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे है, फंगई की इतनी ज्यादा स्पीसीज है कि अगर हम नंबर ऑफ फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स इन सभी की स्पीसीज को मिला दें उससे भी ज्यादा सिर्फ और सिर्फ फंगई की स्पीसीज पाई जाती है हमारे वर्ल्ड में। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये कि फंगई की काफी सारी स्पीसीज पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि हम घर में देखते हैं, रॉटन फूड को ही देख लो, अगर खाना सड़ जाता है तो जितनी चीजें सड़ती है उस पर अलग अलग तरह की फंगस देखने को मिलती है, राइट। उसी तरह से हम देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे इकोसिस्टम में काफी सारे तरह की फंगई की स्पीसीज पाई जाती हैं। फिर हम देखेंगे कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी है। ग्रेटेस्ट बायोडायवर्सिटी ऑन अर्थ इज फाउंड इन अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ये हमने मोटा मोटा एक अंदाज लगाया कि किस तरह से बायोडायवर्सिटी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारे अर्थ पे है या इस वर्ल्ड में पाया जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे, आप देखिए बायोडायवर्सिटी को जब हम फर्दर डिवाइड करेंगे फ्लोरा, फौना, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स में, तो आप यहाँ पे देखेंगे इनवर्टिब्रेट्स में इंसेक्ट्स जो हैं, इंसेक्ट्स का सबसे ज्यादा रेशियो है। जैसे कि अभी मैंने बताया था इंसेक्ट्स जो है वो सबसे ज्यादा अमाउंट में होते हैं फौना की स्पीसीज में, तो इंसेक्ट्स में सबसे ज्यादा स्पीसीज हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे अदर मैमल ग्रुप, क्रुटेशियस, मॉलस्का, ये सभी इनवर्टिब्रेट्स में आ रहे हैं। वर्टिब्रेट्स में हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा स्पीसीज जो पाई जाती है वो है फिशेस की, यानी वर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी किसकी है, फिश। उसके बाद काफी सारी चीजें मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस। जब हम बात करेंगे फौना, फ्लोरा यानी कि प्लांट्स की, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे ज्यादा फंगई की स्पीसीज है। फिर उसके बाद एंजियोस्पर्म्स है, एल्गी, लाइकेन्स, फर्न्स, मॉलस्का, ये सारी चीजें हैं। तो सबसे ज्यादा हमने देखा इंसेक्ट्स, फिशेस और यहाँ पे फंगई, इनकी स्पीसीज जो है बायोडायवर्सिटी जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमने ये चीज समझ ली कि बायोडायवर्सिटी कितनी है, बट एग्जैक्टली बायोडायवर्सिटी होता क्या है। तो जितने तरह की वैरायटी प्लांट्स और एनिमल्स की अर्थ पे पाई जाती है, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, फ्लोरा एंड फौना, इज नोन एज बायोडायवर्सिटी। बिकॉज बायो मीन्स क्या होता है, बायो मीन्स यहाँ पे होता है ऑर्गेनिज्म, अब चाहे कि वो फ्लोरा हो या फौना हो, और डायवर्सिटी मीन्स क्या होता है उसमें, वैरायटी।
डाइवर्सिटी का मतलब यहाँ पे होगा वैरायटी या अलग अलग तरह की जो पाई जाती हैं। जैसे कि हमने देखा ह्यूमन में काफी सारे तरह की रेस होती है, कुछ मंगोलॉइड है, कुछ प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है, कुछ निग्रोइड्स हैं। मींस यहाँ पे हम और बेसिक में देखें तो कुछ चाइनीज हैं, कुछ इंडियंस हैं, कुछ अमेरिकन्स हैं। तो ये क्या है, इनकी स्पीसीज है, ह्यूमन की अलग अलग तरह की स्पीसीज है। तो उसी तरीके से जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं उनमें एक डाइवर्सिटी पाई जाती है, अलग अलग वेरिएशंस होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, उसी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ओके, फिर उसके बाद बायोडाइवर्सिटी इज मेजर्ड बाय टू मेजर कंपोनेंट्स। दो मेजर कंपोनेंट्स है यहाँ पे, उन्हें मेजर करने के क्या है, एक तो होता है स्पीसीज रिचनेस और दूसरा होता है स्पीसीज इवननेस। अब रिचनेस और इवननेस में क्या डिफरेंस है, देखिए डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपको और इजीली समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, स्पीसीज की जो रिचनेस होती है इट इज अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड इन अ कम्युनिटी, यानी कितनी स्पीसीज किसी भी कम्युनिटी में है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एक लेक इकोसिस्टम है, वहां पे 20 तरह की स्पीसीज है, यानी 20 तरह के अलग अलग जानवर वहां पे हैं, मैमल्स हो या सी एनिमल्स, जो भी सी ऑर्गेनिजम्स है। ओके, फिर उसके बाद मैंने कहा स्पीसीज इवननेस क्या है। स्पीसीज इवननेस इज अ मेजर ऑफ relative abundance of the different species making up the richness of an area। इजी शब्दों में हम समझते हैं, यहां पे आप दो डायग्राम्स देख रहे हैं, एक है रिचनेस, एक है इवननेस। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो स्पीसीज हैं दोनों जगह पे वो सेम है, यानी कि यहाँ पे भी अगर 12-15 स्पीसीज है तो यहाँ पे भी 15 ही स्पीसीज है, लेकिन जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि फ्रॉग काफी ज्यादा है, और यहाँ पे आप देखेंगे हर एक स्पीसीज ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में, यानी सभी में इवननेस है। और यहाँ पे आप देखेंगे किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज की रिचनेस है, यानी यहाँ पे फ्रॉग की सबसे ज्यादा स्पीसीज पाई जा रही हैं, और यहाँ पे सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में है। तो इससे क्या पता चल रहा है, देयर इज स्पीसीज इवननेस बट देयर इज रिचनेस ऑफ सम पर्टिकुलर स्पीसीज। अंडरस्टूड, समझ में आ गया होगा कि रिचनेस का मतलब होता है ज्यादा होना। अगर कोई पर्टिकुलर स्पीसीज का अमाउंट ज्यादा है, नंबर ज्यादा है किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, उसे हम बोलेंगे स्पीसीज रिचनेस। और वहां पे टोटल जितनी स्पीसीज पाई जा रही है अगर उनका एक इवन नंबर है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वी विल कॉल इट स्पीसीज इवननेस। ओके, अब यहाँ पे एक लाइन लिखी है, लो इवननेस इंडिकेट्स दैट अ फ्यू स्पीसीज डोमिनेट द साइट। लो इवननेस का मतलब है अगर वहां पे इवन नहीं है, इवन नहीं है यानी कि कुछ ज्यादा है कुछ कम है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फ्यू स्पीसीज डोमिनेट द साइट, यानी कि कुछ ज्यादा है कुछ कम है। तो जो ज्यादा स्पीसीज होंगी, जिनका ज्यादा नंबर होगा, उन्हें हम बोलेंगे कि वो उस पर्टिकुलर एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं। समझ आया? जैसे हम बोलते हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वहां पे वन हॉर्न रेनो काफी ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, तो अब उस जो इकोसिस्टम है काजीरंगा नेशनल पार्क का, वहां पे हम बोल सकते हैं कि वन हॉर्न रेनो की रिचनेस है, इवननेस नहीं है, रिचनेस है, यानी कि वो एक्सेस अमाउंट में वहां पे पाया जा रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इवननेस और रिचनेस में क्या डिफरेंस है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे वेरियस काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी। बेसिकली जब हम डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो उसे 3 इंडिकेटर से डिनोट किया जाता है, अल्फा, बीटा एंड द थर्ड वन इज गामा। बहुत इजी वर्ड्स में हम समझने वाले हैं इसे कि अल्फा, बीटा और गामा में क्या डिफरेंस है। अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में स्पीसीज का पाया जाना, नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम। समझ आ गया शॉर्ट शब्दों में कि मैंने बोला यहाँ पे काजीरंगा का ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो काजीरंगा में जितनी स्पीसीज पाई जा रही हैं वी कॉल इट अल्फा डाइवर्सिटी। ओके, फिर जब हम बीटा की बात करेंगे तो बीटा का यहाँ पे मतलब हो जाएगा स्पीसीज डाइवर्सिटी बिटवीन टू इकोसिस्टम या टू डिफरेंट एरियाज में जितनी स्पीसीज पाई जा रही हैं उसे हम बीटा से डिनोट करेंगे। फिर तीसरा जो आता है वो है गामा। गामा स्पीसीज का मतलब होता है इट
refers to the diversity of the habitats over the total landscape और geographical area, यानी कि पूरे geographical area में जितनी species पाई जा रही है, जैसे कि हमने सबसे पहले देखा था more than 1.5 million species are found, तो वो जो है वो क्या हो गया, गामा, यानी टोटल पूरे इकोसिस्टम में पूरे के पूरे ग्लोब पे जितनी स्पीसीज हैं उसे हम गामा से डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले अल्फा एक जगह पे, बीटा दो इकोसिस्टम में कंपैरिजन, और गामा ओवरऑल ग्लोब पे। ये समझ में आया। अब इसे हम एक डायग्राम से समझते हैं। देखिए, जब यहां पे हम बात करेंगे अल्फा की, अल्फा का मतलब क्या होता है, एक जगह पे। लेट्स से कि ये जो तीन सर्कल्स आपको दिख रहे हैं ये तीन इकोसिस्टम है, तीन अलग अलग इकोसिस्टम है। तो जब हम अल्फा की बात करेंगे तो एक इकोसिस्टम में होता है, यानी कि अल्फा जो इंडेक्स फाइंड होगा वो एक पर्टिकुलर एरिया का एक अलग से होगा। अब यहाँ पे आप देखिए कितने तरह की स्पीसीज हैं, 1, 2 एंड 3, क्योंकि ये दोनों तो सेम है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है, 3, यानी स्पीसीज की डाइवर्सिटी कितनी है, तो 3 तरह के स्पीसीज है यहाँ पे। तो अल्फा इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 3। फिर हम देखेंगे यहाँ पे अल्फा को निकालेंगे तो 1, 2, 3, 4 चारों अलग अलग स्पीसीज हैं, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 4। यहाँ पे हम देखेंगे 1 एंड 2, ओनली 2 टाइप्स ऑफ स्पीसीज आर देयर, सो हियर अल्फा विल बी इक्वल टू 2। ये तो हो गई अल्फा की बात, क्योंकि ये अलग अलग इकोसिस्टम में है। अब हम बात करें अगर बीटा की, तो बीटा में क्या होगा, बीटा दो इकोसिस्टम के बीच में होता है, तो हम ये और ये इन दो इकोसिस्टम को कंसीडर कर रहे हैं। यहां पे आप देखिए कॉमन स्पीसीज कौन कौन सी हैं, एक ये कॉमन है और दूसरा रेड ट्राइंगल ये कॉमन है, ये दोनों कॉमन हो गए। अब इनमें डिफरेंस कहां कहां है, तो देखिए 1, 2 एंड 3, यानी इन दोनों इकोसिस्टम में 3 ऐसी स्पीसीज है जो एक दूसरे से नहीं मिलती, यानी यहाँ पे जो वेरिएशन है वो कितना है, 3। तो बीटा की वैल्यू कितनी होगी, 3। आपको समझ में आया, जो कॉमन स्पीसीज है उनको काउंट नहीं करना है बीटा में, जो डिफरेंट है उन्हें हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं। उसी तरह से अगर हम इन दोनों की बात करें तो यहाँ पे कॉमन क्या क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है। देखिए दोनों में टोटली डिफरेंट स्पीसीज हैं, तो टोटल कितना होगा, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो टोटल कितना हुआ, 5। तो बीटा इंडेक्स कितना होगा, 5। अब हम गामा की जब बात करते हैं तो वी विल कंसीडर द होल इकोसिस्टम या होल ग्लोब। तो मान लीजिए कि हमारा ग्लोब बस इतना ही है, टोटल स्पीसीज बस इतनी ही है। अगर टोटल स्पीसीज इतनी ही है तो यहाँ टोटल कितना होगा, टोटल आएगा आपका 6। काउंट कर लेते हैं, 1, फिर 2, यहां पे 3, ये 4, ये 5 और एक ये 6, यानी कि टोटल स्पीसीज कितनी हुई यहाँ पे, 6। तो गामा की वैल्यू कितनी होगी, 6। आई होप समझ में आ गया होगा अल्फा बीटा गामा। और सिंपल एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो अगर आप अपनी फैमिली को कंसीडर करते हैं तो एक आपकी फैमिली है और एक पड़ोस वाले की फैमिली है, ठीक है। अगर आपकी फैमिली में 4 मेंबर हैं, लेट्स से आपके फादर, मदर, यू एंड योर ब्रदर, ओके, और पड़ोसी की फैमिली में भी बिल्कुल सेम मेंबर्स हैं, तो बीटा अल्फा इंडेक्स कितना होगा, आपकी फैमिली का अल्फा इंडेक्स होगा वो कितना हो गया, 4, ठीक है। पड़ोसी की फैमिली का अल्फा इंडेक्स भी कितना हो गया, 4। लेकिन अगर आपकी फैमिली में 4 मेंबर्स है, मम्मी पापा भाई और बहन, पड़ोसी की फैमिली में मम्मी पापा भाई और 2 बहन है, तो यहाँ पे आपका जो गामा इंडेक्स है, बीटा इंडेक्स है, वो कितना होगा, 1, यानी कि एक एक्स्ट्रा मेंबर है यहाँ पे, ठीक है। 4 तो कॉमन है दोनों में, एक एक्स्ट्रा है। अब गामा की बात करें तो गामा क्या होता है, पूरे ग्लोब में, यानी कि दुनिया भर के रिश्ते जो होते हैं, आपने लिया मम्मी पापा ताई चाची दादा दादी भाई बहन, ये सारे जब हम मिला लेंगे सारी की सारी स्पीसीज, सारे रिलेशंस, तो वो किस में आ जाएंगे, गामा में। आई होप समझ में आ गया होगा आपको अब इजीली तरीके से। फिर आप यहाँ पे देखेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है, देखो अगर मैं कंसीडर करूं मैंगो,
तो मैंगो अपने आप में एक स्पीसीज है, लेकिन मैंगो की भी बहुत सारी सब स्पीसीज होती है। जैसे कि जब हम मार्केट में जा रहे हैं, गर्मियों का समय है, सभी लोगों को आम बहुत पसंद है, मार्केट में जाएंगे तो मार्केट में हमें बादामी आम भी मिलेगा, तोतापरी आम भी मिलेगा, दशहरी आम भी मिलेगा, बहुत सारे तरह के मैंगो हमें देखने को मिलेंगे। तो ये जो वैरायटी है मैंगो की, मतलब स्पीसीज की जो सब स्पीसीज है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी। यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर वैरायटी या एक पर्टिकुलर स्पीसीज के जेनेटिक कैरेक्टर में जो डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से उसकी अलग अलग सब स्पीसीज होती है, उसी को हम बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो कि क्लाइमेट या अदर नेचुरल फैक्टर्स की वजह से चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे अलग तरीके का आम पाया जाता है, कहीं पे अलग तरीके का। क्यों? बिकॉज ऑफ वहां के जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, जो फिजिकल इंडिकेटर्स हैं, उनकी वजह से उसमें कुछ क्वालिटी में चेंजेस आ जाते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आ जाते हैं। उसी को हमने बोला जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी उनके जीन सेम हैं लेकिन उनकी क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े से अलग है। जीन सेम और कैरेक्टरिस्टिक्स अलग, तो इसे हम बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। फिर हम यहाँ पे देखेंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होती है। इट इज द रेशियो ऑफ वन स्पीसीज पॉपुलेशन ओवर total number of organisms across all species in the given biome। यानी कि कोई भी पर्टिकुलर एक स्पीसीज को जब हम टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज से डिवाइड करेंगे तो वहां पे निकल के आएगा स्पीसीज डाइवर्सिटी। 0 would be infinite diversity and 1 represent only one species present। ठीक है, यहां पे फिर हमने देखा species diversity is a measure of diversity within an ecological community that incorporates both species richness and species evenness। दोनों चीजें इसमें हमें कंसीडर करना है। In general, species diversity decreases as we move away from the equator towards the pole। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि ट्रॉपिक्स में जो है सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है स्पीसीज की। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर या ट्रॉपिक से पोल्स की तरफ जाएंगे तो जो डाइवर्सिटी है वो कम होती जाएगी, क्योंकि हम ऑलरेडी इकोसिस्टम में पढ़ चुके हैं कि जहां पे टेम्परेचर, रेनफॉल ज्यादा होता है वहां पे स्पीसीज की डाइवर्सिटी भी ज्यादा होती है। अब पोल्स तो ऑलरेडी आइस कवर्ड है, वहां पे उन्हें फेवरेबल क्लाइमेट ही नहीं मिलेगा, तो वहां पे जो डाइवर्सिटी है वो अपने आप ही कम हो जाएगी। विथ वेरी फ्यू एक्सेप्शंस, ट्रॉपिक्स harbor more species than temperate or polar areas। ओके, तो ये हमने पढ़ा स्पीसीज डाइवर्सिटी। फिर है यहाँ पे बायो प्रोस्पेक्टिंग। बायो प्रोस्पेक्टिंग एग्जैक्टली क्या होता है? छोटा सा वर्ड है लेकिन बड़ा सा मतलब है, और करंट सिनेरियो में काफी ज्यादा इसके यूजफुल फैक्टर्स हैं। कैसे? देखो, नेशंस एंडोड विथ रिच बायोडाइवर्सिटी explore molecular, genetic and species level diversity to derive products of economic importance। जिस भी जगह पे काफी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है, ऐसा होता है कि वहां के जो लोग होते हैं या वहां के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उसी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। अब अगर पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर स्पीसीज किसी चीज की पाई जा रही है तो वो क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि उसे हम इकोनॉमिकल या किसी भी तरह के यूज में लाए। ठीक है, जैसे कि जेट्रोफा है। अब जेट्रोफा को हम देखते हैं कि धीरे धीरे जिस जगह पे जेट्रोफा ज्यादा होता था वहां पे रिसर्च हुई उस पे कि इसे कैसे हम एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। तो जेट्रोफा को रिसर्च करके उसको यूटिलाइज करके एज अ फ्यूल यूज करना, यानी कि जिस चीज को हमारे पास अबंडेंस है, जिस चीज का अबंडेंस है हमारे पास, उसको एज अ रिसोर्स यूज करना, उसी चीज को हम बोलते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। और इसकी एक पूरी प्रोसेस होती है, यानी कि सबसे पहले हमें किसी भी प्रोडक्ट पे रिसर्च करनी पड़ेगी और उस प्रोडक्ट से फिर हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर हमें पता चला कि इससे इनकम जनरेट हो रही है तो हम उसका कंजर्वेशन करना चालू करेंगे। जैसे ही हम उसका कंजर्वेशन करेंगे, उसकी ब्रीडिंग करेंगे और उसको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में लगाएंगे, उसका प्रोडक्शन करेंगे, उसी पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। तो आज के वीडियो में इतना ही। लास्ट टॉपिक है स्टेबल कम्युनिटी। तो स्टेबल कम्युनिटी का मतलब ये होता है जो किसी भी तरीके से, किसी भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट से ज्यादा चेंज ना हो।
यानी कि उस पर किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जो कोराल्स हैं, कोराल रीफ ब्लीच हो रही है। क्यों हो रही है? क्लाइमेट चेंज की वजह से, यानी कि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, सेंसिटिव स्पीसीज हैं। लेकिन जो स्टेबल कम्युनिटी होती है उस पे क्लाइमेटिक फैक्टर्स का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है और उनमें ज्यादा ना जेनेटिक चेंजेस आते हैं और ना ही बायोलॉजिकल या केमिकल चेंजेस देखे जाते हैं। तो उन्हीं को हम बोलते हैं स्पीसीज स्टेबल कम्युनिटी। ओके, so this is enough for today. Thank you so much friends. Be in touch with us. अगले वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।